नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों और कूटनीति में ना जबरदस्त हलचल मचा दी है। आज 23 अक्टूबर 2025 है और अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कुछ ऐसे नए प्रतिबंध लगाए हैं जिन्हें अब तक का सबसे बड़ा कहा जा रहा है। खास तौर पर रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल और उसकी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये सब सीधे निशाने पर हैं। कहने को तो मकसद साफ लगता है, यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की जो कमाई है उसका रास्ता बंद करना, उसे आर्थिक तौर पर इतना कमजोर कर देना कि वो बातचीत की मेज पर आ जाए। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतने असरदार हैं? क्या ये गेम चेंजर साबित होंगे? और कहीं इनका असर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर या खुद डॉलर पर ही? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। तो आइए आज इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि असल कहानी क्या है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई का मामला नहीं रह गया अब। इन प्रतिबंधों की लहरें आप देखिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही हैं। तेल और गैस के बाजार हिल गए हैं। भारत और चीन जैसे बड़े देशों के लिए नई चुनौतियां हैं, नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा अमेरिकी डॉलर, उसके दबदबे पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो हाँ, ये एक बड़ा और काफी उलझा हुआ मामला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमेरिका के ताजा कदमों से। ये 22 अक्टूबर को क्या खास हुआ? हाँ, 22 अक्टूबर को अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसका एक हिस्सा है ओफैक, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,024 के तहत रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल, इन पर ब्लॉकिंग प्रतिबंध लगा दिए। अच्छा। और ये कंपनियां कोई छोटी मोटी नहीं है। रूस जितना भी कच्चा तेल दुनिया को बेचता है उसका लगभग आधा हिस्सा, आप सोचिए लगभग 50%, रोजाना करीब 31 लाख बैरल, वो इन्हीं दोनों से आता है। बाप रे, आधा हिस्सा! हाँ, और सिर्फ इन दो कंपनियों पर ही नहीं, इनसे जुड़ी दर्जनों छोटी बड़ी सब्सिडरी कंपनियां हैं, उनको भी इसी लपेटे में ले लिया गया है। ब्लॉकिंग प्रतिबंध, ये सुनने में काफी भारी लगता है। अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब क्या है और असर क्या होगा इसका? देखिए, ब्लॉक करने का मतलब है आसान भाषा में कि अमेरिका में इन कंपनियों की जो भी संपत्ति है, जो भी पैसा है, वो सब फ्रीज हो जाएगा, मतलब जम जाएगा, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ओके। और कोई भी अमेरिकी नागरिक या कंपनी इनके साथ किसी भी तरह का लेन देन, कोई खरीद फरोख्त कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, इससे भी बड़ा असर पड़ेगा सेकेंडरी सैंक्शंस के डर से। सेकेंडरी सैंक्शंस, अच्छा। मतलब ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत या चीन की कंपनियों पर भी असर पड़ सकता है। ये तो बड़ा पेंच लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही पैंच है। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब है कि अगर अमेरिका के बाहर मान लीजिए भारत, चीन या यूएई का कोई बैंक है या कोई तेल रिफाइनरी है और वो इन रूसी कंपनियों रोजनेफ्ट या लुकोइल के साथ कोई बड़ा सौदा करता है, तो अमेरिका उस बैंक के उस रिफाइनरी पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। यानी उन्हें भी अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से काटा जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। अरे वाह! हाँ, और अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने साफ साफ कहा भी है कि मकसद मॉस्को पर इतना दबाव डालना है कि वो बातचीत को तैयार हो जाए। और जैसे ये खबर आई, बाजार ने कैसे रिएक्ट किया? तेल की कीमतों पर कुछ फर्क पड़ा? असर तो फौरन दिखा। खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ब्रेंट क्रूड तेल का भाव है वो 5% उछल गया। हाँ। ये सीधे $64 प्रति बैरल पर पहुंच गया। अच्छा। इससे पता चलता है कि बाजार कितना नर्वस है। रूस से आने वाले तेल की सप्लाई में जरा सी भी कमी आने की आशंका होती है तो बाजार तुरंत घबरा जाता है। और भारत में भी रिलायंस जैसी बड़ी तेल रिफाइनरियों ने फौरन अपने सौदों और जो भी उनका कामकाज है उसकी समीक्षा शुरू कर दी। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि कहीं अनजाने में भी वो इन नए अमेरिकी नियमों को न तोड़ दें। ये तो हुई अमेरिका की कहानी। और अमेरिका के ठीक अगले ही दिन 23 अक्टूबर को यूरोप ने भी अपना दांव चल दिया। यूरोपीय संघ यूई ने अपना। ये 19वां प्रतिबंध पैकेज था, है ना? हाँ, 19वां पैकेज। इसमें क्या खास है? ईयू का ये पैकेज कई वजह से खास है, शायद ऐतिहासिक भी कह सकते हैं इसे। सबसे बड़ा कदम है रूस से आने वाली जो एलएनजी है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, उसके आयात पर पूरी तरह से रोक लगाना। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। आप सोचिए कुछ साल पहले तक यूरोप अपनी गैस जरूरतों के लिए रूस पर कितना ज्यादा निर्भर था। अब वो इस निर्भरता को मतलब जड़ से खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। जो थोड़े समय के एलएनजी सौदे हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्हें अप्रैल 2026 तक खत्म करना होगा।
और जो लंबे सौदे हैं लॉन्ग टर्म वाले वो 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह बंद हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा कदम है यूरोप के लिए। एलएनजी के अलावा इस पैकेज में और क्या-क्या है? लगता है इस बार यूरोप ने पूरी तैयारी की है। हाँ, लगता तो यही है। इस बार दायरा काफी बड़ा रखा है। देखिए, रूस क्या करता है, वो तेल बेचने के लिए पुराने गुमनाम से जहाजों का एक बेड़ा इस्तेमाल करता है। इसे शैडो फ्लीट कहते हैं। अच्छा, शैडो फ्लीट। हाँ, ताकि प्रतिबंधों से बच सकें। ईयू ने ऐसे 117 और जहाजों को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अब कुल मिलाकर सोचिए 550 से ज्यादा ऐसे जहाज हैं जो यूके के किसी भी बंदरगाह पर नहीं आ सकते। बाप रे। ना उन्हें कोई बीमा कवर मिलेगा, ना कोई और सुविधा। तो ये एक तरह से रूस के तेल बेचने के जो चोर दरवाजे थे उन्हें बंद करने की कोशिश है। इसके अलावा मध्य एशिया, यूएई और हांगकांग के कुछ बैंकों पर भी निशाना साधा गया है। आरोप यह है कि ये बैंक रूस को तेल बेचने में पर्दे के पीछे से मदद कर रहे थे। अच्छा। फिर रूस के अपने पेमेंट सिस्टम हैं, जैसे मीर कार्ड है, एसबीपी है, फास्टर पेमेंट सिस्टम। इन पर भी यूरोप में रोक लगा दी गई है। यहां तक कि रूस से जुड़े एक क्रिप्टो स्टेबल कॉइन A7 A5 को भी बैन कर दिया गया है। क्रिप्टो पर भी? हाँ, और तो और चीन, भारत और थाईलैंड की कुछ कंपनियों पर भी यूरोप ने निर्यात संबंधी पाबंदियां लगाई हैं। इल्जाम यह है कि ये कंपनियां रूस को ऐसी टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही थी जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में भी हो सकता है, जैसे ड्रोन के पुर्जे या माइक्रोचिप्स वगैरह। और बेलारूस, जो रूस का करीबी साथी है, उस पर भी लगभग ऐसे ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये तो हुई ताज़ा सख्ती की बात, लेकिन अगर थोड़ा पीछे देखें, फरवरी 2022 से लेकर अब तक अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस पर 18,000 से ज्यादा छोटे बड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं। यह आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। सवाल ये उठता है कि क्या ये पहले वाले प्रतिबंध काम आए भी थे? क्या इनका कोई असर हुआ था रूस पर? ये सवाल जितना सीधा लगता है, जवाब उतना ही टेढ़ा है। मतलब हाँ भी और ना भी। देखिए, 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ और पहले दौर के कड़े प्रतिबंध लगे थे, तो यकीनन रूस की अर्थव्यवस्था को एक तगड़ा झटका लगा था। हाँ, वो तो खबरें थीं, रूबल गिर गया था। हाँ, रूबल बुरी तरह गिर गया था। जीडीपी 2.1% सिकुड़ गई थी। पश्चिम को उस वक्त लगा था कि शायद रूस अब घुटने टेक देगा, लेकिन रूस ने सबको चौंका दिया। उसने काफी तेजी से हालात संभाले और 2023 और 2024 में तो उसकी अर्थव्यवस्था ने बढ़ोतरी भी दिखाई। अच्छा, इतने हजारों प्रतिबंधों के बावजूद ये हुआ कैसे? रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को गिरने से कैसे बचा लिया? देखिए, रूस ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को जैसे युद्ध के हिसाब से ढाल लिया, जिसे वॉर इकोनॉमी या युद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, वॉर इकोनॉमी। हाँ, उन्होंने डिफेंस यानी रक्षा पर खर्च बेतहाशा बढ़ा दिया। जीडीपी का करीब 8% तक। ये बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने अपना तेल और गैस पश्चिम को बेचने के बजाय पूरब की तरफ मोड़ दिया। मतलब चीन और भारत को बेचना शुरू कर दिया। और अक्सर ये तेल पश्चिम ने जो $60 प्रति बैरल की ऊपरी सीमा लगाई थी, उससे भी ज्यादा दाम पर बेचा, उन्हीं शैडो फ्लीट के जहाजों के जरिए। अच्छा, मतलब प्राइस कैप भी काम नहीं आया? पूरी तरह से नहीं। रूस ने तरीके ढूंढ लिए। उसने पश्चिमी देशों के अलावा बाकी दुनिया से अपना व्यापार बढ़ाया। साथ ही सरकार ने पैसे के लेन देन पर सख्त कंट्रोल रखा और जो जरूरी उद्योग थे उन्हें सरकारी मदद दी, सब्सिडी दी। हालांकि ये भी सच है कि 2025 के बीच तक आते आते रूस की जो विकास दर थी वो धीमी पड़ने लगी थी। सरकार का खजाना भी खाली होने लगा था, मतलब राजकोषीय घाटा बढ़ गया था, और खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में पश्चिमी प्रतिबंधों का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। तो क्या अब ये माना जाए कि ये जो नए वाले प्रतिबंध हैं अक्टूबर 2025 वाले, ये वाकई असरदार साबित होंगे? क्या इस बार ही सच में रूस की दुखती रग दबा पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये पहले से ज्यादा असरदार होंगे। इसके मोटे तौर पे 3 बड़े कारण नजर आते हैं। क्या है वो? पहला, ये सीधे रूस की कमाई के सबसे बड़े जरिए यानी तेल और गैस पर चोट करते हैं। रोजनेफ्ट और लुकोइल, जैसा मैंने कहा, ये रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनको निशाना बनाना मतलब सीधे जड़ पर हमला करना है। हाँ। दूसरा, इस बार ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा है, ये ज्यादा असली और गंभीर लग रहा है। पहले शायद देश सोचते थे कि अमेरिका धमकी दे रहा है, करेगा नहीं, लेकिन अब लगता है कि अमेरिका ऐसे लेकर सीरियस है। अच्छा। इससे शायद चीन और भारत जैसे देश भी 10 बार सोचेंगे कि रूस की इन प्रतिबंधित कंपनियों से सीधे बड़े सौदे करें या ना करें। कहीं वो खुद अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में ना आ जाएं। हाँ, ये बात तो है। और तीसरा कारण ये है कि ऐसा लगता है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और यूरोप के बीच प्रतिबंधों को लेकर तालमेल पहले से बेहतर है। इन नए नियमों को सख्ती से लागू किया गया
तो कुछ जानकारों का मानना है कि 2026 तक रूस की तेल गैस से होने वाली कमाई आधी रह सकती है। आधी? ये तो बहुत बड़ा असर होगा। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सुनने में आया है, खबरों में है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चिंता जताई है कि कहीं ये सख्त प्रतिबंध अमेरिकी डॉलर को ही कमजोर ना कर दें। ये तो बड़ा विरोधाभास है ना? हाँ, बिल्कुल। जो देश प्रतिबंध लगा रहा है उसी का राष्ट्रपति डॉलर को लेकर चिंतित है। इसका क्या मतलब है? ये माजरा क्या है? ये वही डी-डॉलराइजेशन का मुद्दा है। मतलब डॉलर पर निर्भरता कम करने की जो बात है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ सालों से काफी तेज हुई है। अच्छा, डी-डॉलराइजेशन। हाँ, देखिए, आज भी दुनिया का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। देशों के जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं, उनका बड़ा हिस्सा करीब 58% डॉलर में रखा जाता है। इससे अमेरिका को एक खास किस्म का फायदा मिलता है, जिसे एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज या स्वर्ण विशेषाधिकार भी कहते हैं। मतलब उसे आसानी से और सस्ता कर्ज मिल जाता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका एक दबदबा रहता है। सही बात है। लेकिन जब अमेरिका इसी डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगता है, जैसे उसने रूस के करीब 300 अरब डॉलर विदेश में फ्रीज कर दिए, हाँ, वो तो किया था, तो बाकी देश, खासकर चीन, भारत, ब्राजील जैसे बड़े और उभरते देश, वो सोचने लगते हैं कि क्या डॉलर पर इतना टिके रहना सुरक्षित है? कहीं कल हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। ये डर तो वाजिब है। बिल्कुल। और ये डर उन्हें डॉलर के विकल्प तलाशने पर मजबूर करता है। और अगर देश डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते, तो फिर वो क्या विकल्प देख रहे हैं? डॉलर के बदले क्या इस्तेमाल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं? देखिए, रूस ने तो 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया था, उसी के बाद से डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। उसने अपने खजाने में सोने का भंडार बढ़ाया, चीन की मुद्रा युआन का हिस्सा बढ़ाया। अच्छा। वो भारत और चीन जैसे देशों के साथ अपनी ही मुद्राओं में, मतलब रूबल, रुपया और युआन में व्यापार करने पर जोर दे रहा है। हाँ, ये खबरें भी आई थीं। उधर चीन भी जोर शोर से अपना खुद का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम खड़ा कर रहा है, सिप्स, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये कुछ वैसा ही है जैसा भी स्विफ्ट सिस्टम है, जिससे बैंक आपस में पैसा भेजते हैं। स्विफ्ट जैसा। हाँ, लेकिन सिप्स पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है। उधर ब्रिक्स प्लस समूह है, जिसमें अब सऊदी अरब और यूएई जैसे तेल के बड़े देश भी शामिल हो गए हैं। हाँ, वो भी जुड़ गए हैं। वो भी आपस में व्यापार के लिए कोई साझा पेमेंट सिस्टम या शायद कोई डिजिटल करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो नए और सख्त प्रतिबंध हैं, ये इस सोच को और हवा दे रहे हैं कि भाई डॉलर का कोई ना कोई विकल्प ढूंढना जरूरी है। तो क्या हम ये कहें कि डॉलर का राज खत्म होने वाला है? क्या डॉलर का दबदबा खतरे में है? देखिए, रातों रात तो ऐसा नहीं होगा। मतलब कल सुबह उठेंगे और डॉलर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। डॉलर का नेटवर्क अभी भी बहुत मजबूत है। दुनिया भर में उसकी ज़रूरत है। उसकी लिक्विडिटी यानी लेन देन में आसानी, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ट्रंप की चिंता शायद यही है, और ये चिंता कई और अर्थशास्त्रियों की भी है, कि अगर अमेरिका ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल बिना सोचे समझे या ज़रूरत से ज़्यादा किया, तो वो उस भरोसे को तोड़ सकता है जिस पर डॉलर का पूरा दबदबा टिका है। हाँ, भरोसा ही तो है। बिल्कुल। लंबे समय में नतीजा ये हो सकता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था शायद दो खेमों में बढ़ जाए। एक अमेरिका और पश्चिमी देशों का डॉलर वाला खेमा, और दूसरा चीन, रूस, भारत और बाकी विकासशील देशों का मिलाजुला खेमा, जो अपनी अपनी या कोई नई साझा मुद्राओं का इस्तेमाल करें। ये तो काफी बड़ा बदलाव होगा अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, बहुत बड़ा। अच्छा, चलिए अब प्रतिबंधों से थोड़ा हटकर बात करते हैं। आपने कहा कि प्रतिबंधों का एक मकसद दबाव बनाकर बातचीत के लिए मजबूर करना है, लेकिन क्या बातचीत का, कूटनीति का कोई रास्ता खुला है या दिख रहा है? हाल ही में हमने देखा कि गाजा में युद्ध विराम हुआ, उसमें मिस्र और कतर जैसे देशों ने काफी अहम भूमिका निभाई। क्या यूक्रेन मामले में भी ऐसा कुछ हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और गाजा का उदाहरण आपने सही दिया। वहां हमने देखा कि कैसे क्षेत्रीय ताकत हैं, जिनके दोनों पक्षों से रिश्ते थे, वो मध्यस्थ बनकर बीच में पड़कर बातचीत करवा सकती हैं, तनाव कम कर सकती हैं। हाँ। यूक्रेन के मामले में कई जानकार, कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत और चीन ऐसी भूमिका निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के रूस के साथ पुराने और गहरे रिश्ते हैं, ऐतिहासिक संबंध है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही दोनों ही देश ये भी चाहते हैं कि दुनिया में स्थिरता बनी रहे, व्यापार चलता रहे, क्योंकि उनके अपने आर्थिक हित भी इसी में है। वो युद्ध लंबा खींचता नहीं देखना चाहेंगे। सही बात है। तो शायद पश्चिम के लिए ये बेहतर रणनीति हो कि वो इन देशों को सिर्फ सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी देने के बजाय शांति लाने की कोशिशों में एक भागीदार के तौर पर देखें, उन्हें साथ लेकर चलें। शायद सिर्फ डंडा नहीं, बल्कि साझेदारी का रास्ता ज्यादा कारगर हो। ये एक अलग नजरिया है।
धमकी के बजाय साझेदारी। अगर मान लीजिए बातचीत होती है और मान लीजिए भारत या चीन या कोई और देश मध्यस्थता करता है, तो शांति का एक खाका, एक रोड मैप कैसा देख सकता है? क्या कोई ठोस प्रस्ताव है इस बारे में? हाँ, कुछ प्रस्ताव चर्चा में हैं। एक प्रस्ताव जो अक्सर सुनने में आता है, उसमें कई कदम सुझाए गए हैं। एक तरह का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। जैसे कि? पहला कदम, फौरन युद्ध विराम हो, सीजफायर, और दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटे, एक बफर जोन बने। ठीक है। दूसरा, जिन इलाकों में लड़ाई चल रही है या जहां से सेनाएं हटी हैं, वहां निष्पक्ष देशों के शांति सैनिक तैनात हों, जैसे भारत, नेपाल, ब्राजील या कोई और देश जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। यूएन पीसकीपर्स जैसे। हाँ, कुछ वैसा ही। तीसरा, जो लाखों लोग बेघर हुए हैं, शरणार्थी बने हैं, उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजाम हो। और यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए दुनिया मिलकर पैसा दे। एक ग्लोबल फंड बने जिसमें अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देश, चीन सब योगदान करें। चौथा, यूक्रेन के अंदर राजनीतिक सुधार हों, निष्पक्ष चुनाव हों, नाटो में शामिल होने या ना होने पर जनता की राय ली जाए। शायद एक जनमत संग्रह हो, देश को शायद राज्यों में ज्यादा अधिकार मिलें, एक संघीय ढांचा बने, और जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके अधिकार सुरक्षित हों। ये तो काफी विस्तृत लग रहा है। हाँ, और पांचवां और शायद सबसे मुश्किल कदम, जो इलाके विवादित हैं जैसे डोनेट्स्क, लुहांस्क, क्रीमिया वगैरह, उनका अंतिम फैसला कैसे हो। प्रस्ताव ये है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की देखरेख में वहां जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह? हाँ, कि वहां के लोग क्या चाहते हैं, यूक्रेन में रहना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं या रूस में शामिल होना चाहते हैं, और जो भी नतीजा आए उसे सब माने। ये तो बहुत मुश्किल होगा लागू करना। मुश्किल तो है, लेकिन शायद यही एक टिकाऊ समाधान हो। और आखिर में जैसे जैसे शांति की दिशा में प्रगति हो, जैसे जैसे ये कदम उठाए जाएं, वैसे वैसे रूस पर लगे प्रतिबंध धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएं। मतलब शांति के बदले प्रतिबंधों में ढील। ये एक पूरा पैकेज डील जैसा लगता है। लेकिन इसी बातचीत में एक और नुक्ता उठाया गया है जो मुझे काफी सोचने पे मजबूर कर गया कि ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इनका लोकतांत्रिक आधार कितना मजबूत है। ये क्या तर्क है? हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल है। तर्क ये दिया जा रहा है कि देखिए, अमेरिका में जो सीनेट है, जो अक्सर विदेश नीति और प्रतिबंधों पर बड़े फैसले लेती है, हाँ, वो असल में अमेरिका की कुल आबादी के आधे से भी कम लोगों की नुमाइंदगी करती है। आंकड़े देखें तो शायद करीब 44%। और अगर पूरी दुनिया की आबादी के हिसाब से देखें तो वो सिर्फ 1.9% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिर्फ 1.9%? लेकिन उनके एक फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, अरबों लोगों की जिंदगी पर। खाने पीने की चीजों की कीमतों से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम तक सब पर असर पड़ता है। तो ये स्थिति कि दुनिया की इतनी छोटी सी आबादी वाले कुछ लोग बाकी सब के लिए इतने बड़े नियम बना रहे हैं, ये खासकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में काफी नाराजगी पैदा करती है। उन्हें लगता है कि ये एक तरह की नाइंसाफी है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। और यही असंतोष, यही नाराजगी उन्हें फिर डॉलर या पश्चिमी सिस्टम के विकल्प तलाशने को उकसाती है। तर्क यह है कि असली मान्यता या वैधता एक तरफा फैसलों से नहीं आ सकती। वो तभी आएगी जब सबकी सहमति हो, बातचीत हो, बहुपक्षीय सहमति हो। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से तस्वीर ये बन रही है कि अमेरिका और यूरोप के ये जो नए प्रतिबंध हैं, ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक दबाव बनाने की एक गंभीर कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन इनके साथ ही कई बड़े और गहरे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। क्या ये आर्थिक हथियार यूक्रेन में शांति ला पाएंगे, या कहीं ये दुनिया को और ज्यादा बांट तो नहीं देंगे? और क्या डॉलर का दबदबा, जिस पर अमेरिका की काफी ताकत टिकी है, क्या वो ऐसे ही बना रहेगा या उसमें बदलाव आएगा? और एक सवाल ये भी है कि शांति का रास्ता क्या सिर्फ दबाव और सजा से निकलेगा? क्या सिर्फ आर्थिक युद्ध से शांति आएगी, या फिर भारत और चीन जैसे देशों को साथ लेकर सबकी बात सुनकर कूटनीति से, बातचीत से निकलेगा? शायद असली लड़ाई सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था बनाम पश्चिमी प्रतिबंधों की नहीं है। शायद असली लड़ाई इस बात की है कि क्या दुनिया एक होकर कुछ साझा नियमों के आधार पर चलेगी, या फिर अलग अलग ताकतवर खेमों में बढ़ जाएगी, जहां शायद ज्यादा टकराव हो, ज्यादा अनिश्चितता हो। हाँ, दुनिया वाकई एक चौराहे पर खड़ी नजर आ रही है। और देखना यह है कि आर्थिक युद्ध का ये जो नया दौर शुरू हुआ है, ये दुनिया को स्थिरता की ओर ले जाता है या अस्थिरता को और गहरा करता है।
भविष्य क्या रुख लेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।